नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो उस केस में ITR 4 जो फाइल कर रहा है, यानी अगर आप एक बिजनेस पर्सन है 44AD क्लेम कर रहे हैं और उस केस में आप ITR 4 फाइल करते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ एडिशनल डिटेल जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर पूछी जाती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत लोगों को इन डिटेल्स के बारे में पता नहीं होता है जो ITR फॉर्म्स में दी जाती है। कई बार इन डिटेल्स को वो गलत फिलअप कर देते हैं, जिस वजह से उनकी जो रिटर्न है या तो डिफेक्टिव हो जाती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस भी आ सकती है। तो दोस्तों, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही से आपको फाइल करना है। भले ही आप अपनी इनकम डाल दें, लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म के थ्रू पूछी जा रही है, ये आपको प्रॉपर डालनी है। तो 5 ऐसी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 भरते वक्त आपको ध्यान रखना है, केयर रखनी है, आपको इसमें गलती नहीं करनी है। क्योंकि कई बार हम सेल्फ अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में हमसे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाते हैं रिटर्न, तब आपको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्या क्या डिटेल जो है वो पूछी जा रही है। तो 5 डिटेल हम यहां पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। बात करते हैं ITR 4 अगर आप फाइल करते हैं तो क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो क्या नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पेंशन अगर मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको पेंशन मिल रही है, इसके अलावा आप प्राइवेट जॉब करते हैं, फैमिली पेंशन मिल रही है, तो यह ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ITR 4 तो बिजनेस पर्सन वालों के लिए है, जो 44AD ऑप्ट करते हैं उन लोगों के लिए है, तो यहां पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी की डिटेल क्यों डालनी है? तो सबसे पहले हम समझेंगे ITR 4 किन लोगों के लिए और कौन सी इनकम के लिए है। तो दोस्तों, ITR 4 जो है वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF या फर्म फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर फर्म LLP है तो उसके इसमें ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपकी टोटल इनकम ITR 4 के लिए 50 लाख रखी गई है, यानी 50 लाख से क्रॉस हो जाती है तो उसके इसमें ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर आपकी बिजनेस इनकम आ गई, प्रोफेशन इनकम आ गई। ध्यान रखिएगा, बिजनेस इनकम के लिए 44AD प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम होनी चाहिए आपकी, यानी 8%, 6% आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं। प्रोफेशन वालों के लिए प्रेजेंटिव बेसिस पर 44AD रखा गया है। इसके अलावा 44AE जो अप्लाइंग हायरिंग के केस में लागू होता है। अब दोस्तों, बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा अगर आपकी कोई सैलरी इनकम निकल के आती है, यानी आप बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या जॉब के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ITR 4 एप्लीकेबल होगा। कई बार ऐसा होता है आप जॉब करते करते साथ साथ में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ITR 4 ही लागू होगा। अगर जिन लोगों का फुल टाइम बिजनेस नहीं है या फुल टाइम सिर्फ जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए ITR 1 दिया गया है, यानी वो ITR 1 फाइल करेंगे। लेकिन अगर आपके सैलरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ अगर आपकी बिजनेस इनकम है, तो उस केस में आपको ITR 4 एप्लीकेबल होगा, लेकिन तभी होगा जब बिजनेस के अंदर आपका 44AD प्रेजेंटिव बेसिस पर आप इनकम दिखा रहे हैं। अब सैलरी तो आपको मिल रही है, इसके अलावा अगर आपकी पेंशन मिलती है तो भी आप ITR 4 भर सकते हैं अगर आपकी बिजनेस इनकम है। एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है या आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 तक अलाउड की जाएगी एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर। अगर ये सभी इनकम है तो उस केस में आप ITR 4 जो है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों, जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है वो उन लोगों के लिए पूछा जा रहा है जिनकी बिजनेस इनकम के साथ साथ सैलरी इनकम है, तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना होगा। या अगर आपकी पेंशन इनकम है तो आपको बताना होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर है या स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है, या फिर अगर आपको प्राइवेट पेंशन मिल रही है तो वो भी आप क्लिक कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, ITR कौन से सेक्शन में आपको फाइल करनी है। बहुत जो लोगों को ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पर सेक्शन दिया जाता है तो पता नहीं लगता कि कौन से सेक्शन हमें ऑप्ट करना है। तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो आप ITR फाइल्ड कर रहे हैं विदाउट नोटिस, यानी खुद से जो फाइल कर रहे हैं, और नोटिस अगर आपको आई है, नोटिस के अगेंस्ट अगर आपको फाइल आई है तो कौन सा सेक्शन दिया गया है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको नोटिस ऑर्डर नहीं आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो उस केस में आप ITR 4 अगर फाइल करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है 139(1) कहता है अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो आपकी जो ड्यू डेट है, अगर आप नॉन ऑडिट केस के अंदर है तो उस केस में आपकी 31 जुलाई ड्यू डेट है, तो 31 जुलाई से पहले अगर आप फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 139(1) सिलेक्ट करना है।
है। अगर 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करेंगे तो उस केस के लिए आपको सेक्शन दिया गया है 139 सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है बिलेटेड रिटर्न, यानी जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में 139(4) आपको सिलेक्ट करना है। यानी बिफोर द ड्यू डेट अगर आप करते हैं तो उस केस में 139(1) और आफ्टर द ड्यू डेट करते हैं तो उस केस में 139(4) जो बिलेटेड रिटर्न है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया 139(5) जो रिवाइज रिटर्न है, यानी आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी, अब आपको रिटर्न को रिवाइज करना है तो उस केस में 139(5) करेंगे। रिटर्न है आपकी डिले हो चुकी है, पिछले सालों की कोई रिटर्न है जो पेंडिंग पड़ी है, उसके लिए आप कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल कर सकते हैं, जिसके तहत सेक्शन 119(2)(b) दिया गया है, जिसके अंदर आप कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए अगर आपको कोई नोटिस नहीं आती है। लेकिन अगर आपको कोई नोटिस आती है, ऑर्डर आता है, तो उस केस में आपके लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 दिया जाएगा, 142 सबसेक्शन 1 दिया गया है, 148 दिया गया है, 153 सबसेक्शन सी दिया गया है। इन सभी सेक्शन में अगर आपको कोई नोटिस आती है तो उन सेक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको नोटिस के अंदर सेक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन से नोटिस के अगेंस्ट आपको रिटर्न फाइल करनी है। अब दोस्तों इन दोनों के इसके अंदर ही आपको जो डिटेल है, अगर आप रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो उस केस में आपको रिवाइज रिटर्न के केस में, डिफेक्टिव रिटर्न के केस में आपको डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न और जो भी ओरिजिनल रिटर्न की रिसिप्ट होगी वो आपको इसमें देनी होगी। और अगर आप नोटिस के अगेंस्ट कर रहे हैं तो यूनिक नंबर, जो भी ऑर्डर नंबर होगा नोटिस का, वो आपको देना है, डिन नंबर उसमें दिया है, और डेट ऑफ ऑर्डर जो दिया है, नोटिस का जो ऑर्डर है वो डेट आपको देनी होगी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको इसमें देनी होगी अगर आप रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करते हैं या अगर नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न फाइल करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, तो कौन सी टैक्स रिजिम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ITR 4 भरते वक्त, न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, जिसके लिए ITR फॉर्म्स के अंदर ही आपको कुछ डिटेल पूछी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट होगी अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते। इसका माना यह जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, यानी न्यू से स्विच ऑफ होकर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, तो उस केस में आप ऑप्ट आउट अगर कर रहे हैं सेक्शन 115(b) AC सबसेक्शन 6 के तहत, तो आपको एक फॉर्म जमा करना होगा। कौन सा वो फॉर्म है? फॉर्म 10IEA फॉर्म जमा करना है। इस फॉर्म की जो डेट ऑफ फाइलिंग है और एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो इस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर आपको मेंशन करनी होगी। आपको ये जो फॉर्म है बिफोर द ड्यू डेट करना है, यानी 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट अगर है, नॉन ऑडिट केस के अंदर 31 जुलाई है, तो ड्यू डेट से पहले पहले ये फॉर्म आपको जमा करना है। अगर आफ्टर द ड्यू डेट अगर आप करते हैं तो उस केस में अगर आप रिटर्न भरेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करना पड़ेगा, आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म है वो आपको बिफोर द ड्यू डेट भरना है, चाहे भले ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट क्यों ना भर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म अगर भर दिया पहले से तो उस केस में आप रिटर्न के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म ही बिलेटेड भरा है, यानी ड्यू डेट के बाद भरा है, 31 जुलाई के बाद भरा है, तो उस केस में भले ही आप बिफोर द ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या आफ्टर द ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आपको ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं मिलेगी, आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही रहना होगा। तो आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर आपको 7th प्रोविजो के हिसाब से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो के हिसाब से क्या है 7th प्रोविजो, किन पर एप्लीकेबल होगा, आइए जानते हैं। आप सभी को पता है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 3 लाख अगर है, इससे क्रॉस हो जाती है तो आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख रुपया है और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपया है। और बात करें अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो उस केस में, दोनों ही केस में आपके लिए 3 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब इससे क्रॉस अगर आपकी इनकम होती है तब आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अगर इससे कम इनकम है तो उस केस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप वॉलंटरली करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) के अंदर, जो रिटर्न आप भरते हैं सेक्शन 139(1) के अंदर, उसके अंदर 7th प्रोविजो यह कहता है कि भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं हुई हो, यानी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम आपकी नहीं है, 3 लाख से इनकम आपकी ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, यानी मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जिसके लिए कुछ केसेस दिए गए हैं। तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको वैसे तो लागू नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने कुछ ऐसी कंडीशन 7th प्रोविजो की कंप्लाई करी है जिस वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो इसके लिए हमें यहां पर 7th प्रोविजो सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है, 3 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है और 7th प्रोविजो की कोई कंडीशन आप मैच कर रहे हैं, तो आपको यहां पर 7th प्रोविजो सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। ये 7th प्रोविजो उन लोगों के लिए जिनको इनकम टैक्स रिटर्न लायबिलिटी नहीं है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, लेकिन फिर भी फाइल करना पड़ रहा है कुछ कंडीशन मैच होने की वजह से।
अब आइए देखते हैं 7th प्रोविजो की क्या क्या कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन कि अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पूरे साल के अंदर जमा कर दिया, चाहे टुकड़ों में किया या एक बार में किया। इसके अलावा आप सेविंग अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर रहे हैं, आपका बिजनेस टर्नओवर है 60 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल के अंदर, आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट आपकी निकल के आ रही है 10 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल के अंदर, या आपका टीडीएस TCS डिडक्ट हुआ है 25,000 इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 50,000 आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। आपके कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, किसी फॉरेन एसेट्स के आप मालिक हैं, या फॉरेन एसेट जो है आपने होल्ड करी आउटसाइड इंडिया होल्ड करी है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए के ज्यादा पे किया है, आप फॉरेन ट्रैवल करके आ चुके हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, खुद पर किया, अपने फैमिली मेंबर्स पर किया है, तो इन सभी को जो है 7th प्रोविजो के अंदर रखा गया है। और इनमें से अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं और आपके इनकम टैक्स रिटर्न की आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में आपको 7th प्रोविजो के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, यानी मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती। दोस्तों आ जाते अपने 5th पॉइंट पे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको आईटीआर फॉर्म के अंदर पूछी जाएगी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऐड करने के लिए। अगर आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आपके बिहाफ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। ऐसे कौन से केस है, तो अगर कोई माइनर है, जो माइनर है तो उसके गार्जियन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बन सकते हैं। गार्जियन हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए। माइनर के अलावा जिनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, जो इडियट है, मेंटली इनकेपेबल है, उनके लिए भी उनके जो गार्जियन है या जो मैनेजर है जो उनको मैनेज कर रहे हैं वो यहां पर रिटर्न भर सकते हैं। कोई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है, तो उसके बिहाफ पर कोई रिटर्न दूसरा भर सकता है जो भी रेसिडेंट है। इनके अलावा अगर कोई ट्रस्टी है, कोई ट्रस्ट है, तो उसके अगेंस्ट जो ट्रस्टी है वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, डिकीज्ड है, तो उसके इसमें लीगल हायरी उनके बिहाफ पर जो है रिटर्न भरेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो पर्सन खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकता, उनके बिहाफ पर अगर कोई रिटर्न भर रहा है तो उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहा जाएगा, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर उस रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का नाम, उसका पता, उसका पैन का नंबर, उनका आधार नंबर और कौन सी कैपेसिटी पे, क्या वो गार्जियन की कैपेसिटी पे, मैनेजर की कैपेसिटी पे, तो कैपेसिटी भी आपको उसमें बतानी होगी। तो ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना है, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए ही आपको करना है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है आईटीआर 4 जमा करते हैं। जो लोग खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें ज्यादातर नॉलेज नहीं होती है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो, आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा तक शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। इस आईटीआर फॉर्म के अलावा आप चाहते कोई और आईटीआर फॉर्म के अंदर भी हम आपको डिटेल ऐसी जानकारी दे तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो अगले आईटीआर फॉर्म के एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए लेके आएंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।